V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आखिरी लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और आज उसके आगे हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम शुरुआत करेंगे एक लॉ से, जो है गे-लुसैक्स लॉ। देखिए उसको, गे-लुसैक्स लॉ। ये बेसिकली गैसेस के ऊपर लगता है। ओके, देखिए लॉ क्या कहता है। व्हेन गैसेस combines, या तो कंबाइन कर जाए एक साथ, और आर प्रोड्यूस्ड या तो किसी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस की जाए, दे डू सो वो कुछ ऐसा करेंगी सच दैट दे बेयर या दे कंटेन या दे एस्टैब्लिश्ड, जो भी लिख सकते हैं, फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर कोई दो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, अगर कोई भी दो गैसेस केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, तो उस हालत में वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगी कि उनका जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो है, ये जो कहे वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये बेसिक लॉ है। जब इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में थोड़ा सा एक माइंड सेट हो जाए। सो कंसीडर कीजिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शन हम ले रहे हैं कौन सी, वो हम ले रहे हैं कंबशन। सो केमिकल रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन का कंबशन करना है, तो कंबशन दो हालत में होता है, या तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो या तो एक्सेस अमाउंट में हो। अगर एक्सेस अमाउंट में होगा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैं एक्सेस अमाउंट ले रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट में जो होगा, या लिमिटिंग केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है एज अ प्रोडक्ट। लेकिन केस ये है हमारा मीथेन और इसका करा रहे हैं कंबशन। आपको ये देगा क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है, इसीलिए ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बेसिक नोटेशन है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भैया एक काम करो, सबसे पहले इसको बैलेंस करो, तो आप कहेंगे कि बैलेंस तो ये नहीं है। ठीक है, आप चेक करते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो हैं, यहाँ पर अगर दो लगा देंगे तो हाइड्रोजन चार हो गए। करेक्ट, हाइड्रोजन चार हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, दो ये चार, मतलब यहाँ पर मुझे दो लगाना पड़ेगा। और बैलेंस्ड, यस बैलेंस्ड। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना यहाँ पे आवश्यक है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आवश्यक है। अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब हम कुछ नोटेशन लेते हैं। आपको कहा गया, अच्छा हम लोग वॉल्यूम बता चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट और जो कि पहले नहीं हुआ था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट इन द डायमेंशन ऑफ लेंथ स्केल, और ये जो है वो लीटर्स में है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब में भी कह देता है, कभी कभी लीटर में भी कहता है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस वो कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए, जिसको कहते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित कर रहा है। उस केमिकल रिएक्शन में आपको बताया गया कि मान लेते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास हमने मीथेन दी। ठीक, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि बता भैया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अब देखते हैं, तो मुझे हल्का सा ऊपर रब करना पड़ेगा,
देखिए पहले बताया गया कि इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये यूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। इसके पास कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मानेंगे, इसके पास 2 लिखा है, मॉलिक्यूल्स एटम्स नहीं, ये एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एलिमेंट के बगल में जो लिखा होता है मॉलिक्यूल होता है, जो नीचे लिखा होता है वो एटम होता है। तो इसका मॉलिक्यूल कितना है 2, इसका मॉलिक्यूल कितना है 1, इसका मॉलिक्यूल कितना है 2, और आप लगा दिए इनके बीच में रेशियो। करेक्ट, ध्यान से देखिएगा। अब आपको निकालना है कि अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब या 250 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको मीथेन दी गई तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, या आप बताइए ऑक्सीजन कितना यूज होगा तो इस रिएक्शन को करने के लिए। तो दोनों ही हालत में पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता ना, इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो होगा V ऑफ CO2 जो होगा वो क्या होगा x होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा x होगा, ठीक है। अब नोटेशन दिए, हम पहले इसको लिख रहे हैं दैट इज 250, रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए और सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है 250 अपॉन ये निकालना है तो x, क्योंकि वॉल्यूम हमने x माना था, मस्ट बी इक्वल्स टू, अब इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, और इसे कितने हैं 1। सो यहां से आप जानते हैं x की वैल्यू 250 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि इनके बीच में रेशियो 1:1 था, इसलिए जितना आपने यहाँ पे यूज किया उतना आपको आउटपुट मिला, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं कितना ऑक्सीजन कंबस्ट होगा। देखिए मान लीजिए कि आपको मान के लें ऑक्सीजन का अमाउंट हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए y है, क्योंकि आप मैक्स मान चुके हैं, ठीक है। नाउ 250 दैट इज वॉल्यूम ऑफ मीथेन ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल्स टू इनका मॉलिक्यूलर कोफिशिएंट या मॉलिक्यूलर रेशियो 1:2, 1:2। ध्यान रखेगा जो ऊपर है उसका ऊपर और जो नीचे उसका नीचे, ठीक। चलिए निकालते हैं, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम के साथ डील करते हैं किसी भी गैस के। आप में क्वेश्चन कैसे ये एप्लीकेबल कब होगा, आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई होगी और आपसे पूछेगा भैया इसका वॉल्यूम बताओ, तो अगर उसने वॉल्यूम बता दिया और गैस बोल दिया, इसका मतलब ये कि वो आपसे गेल-लुसाइल लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा था, ठीक है, लेकिन भैया क्या हर जगह मॉलिक्यूल काम आता है? ये कैसे सवाल है? सवाल अच्छा है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जिस कंपाउंड का होता है उस कंपाउंड को हम कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी केमिकल बॉन्डिंग में, और आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका मतलब है शेयरिंग होगी बट एक तरफ से होगी, ठीक है। लोन पे यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए कोई बात नहीं होती। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला क्या, उसको हम बोलते ही है क्या? फॉर्मूला मास। मीथेन के मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्या होते हैं फिर? उनके ग्रुप ऑफ एटम्स को या उस कंपाउंड के एक यूनिट को हम यूनिट या फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट वहां पे कहते हैं आयनिक के लिए, और जो आपके कोवेलेंट है या जो शेयरिंग की वजह से बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनके पूरे करेक्शन को। करेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अब हम फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला मास का तरीका बिल्कुल वही है जो आपने मॉलिक्यूलर मास सीखा है, सेम वही है, बट अंतर ये है कि ये आयनिक बॉन्ड में लगता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं से CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको मास नंबर दिया जाएगा, मैं यहाँ पर जानता हूं तो लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40 और कैल्शियम क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो होता है 35.5 यूनिट्स। मैं ग्राम में नहीं लिख रहा, यूनिट्स में, ठीक है। अभी हम कुछ और देखेंगे, इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमसे कहा जाए कि भैया कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास
गलत बात, लो मॉलिक्यूलर मास क्या निकालना है, फॉर्मूला मास, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड की पहचान कैसे होगी, आयनिक बॉन्ड की पहचान का तरीका ये है कि इनमें से एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, मोटे मोटे तौर पे, या अगर आप टेक्निकल भाषा में बात करना चाहते हो तो बता दो कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो केमिस्ट्री की दुनिया में लालच को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई किसी एलिमेंट की तो हम कहेंगे कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैल्शियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 यानी कि 2882 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है 4 से कम हुआ, 4 से कम है इसलिए मेटल, मेटल है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। वेदर जो आपका क्लोरीन है इसके एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7 आएगा, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसलिए नॉन मेटल होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसलिए नेगेटिव चार्ज। मैं अभी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, माफ कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी कभी प्लस माइनस में नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। सो कैल्शियम का जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्लोरीन के 2 एटम जुड़ेंगे तो जाकर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर पाएंगे। ओके नाउ अब हम निकाल ले फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास का तरीका बिल्कुल वही है, बस आपको आयनिक बॉन्ड का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम है 1 यानी कि 40 × 1 कल हम लोग करके आए थे, प्लस क्योंकि एलिमेंट खत्म हो गया, प्लस अब आपका क्लोरीन के मास कितना है 35.5 टाइम्स और इसके नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 40 और 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 which will give you 70 no 71। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7×11 यानी कि 111 यूनिट्स, ऑफ कोर्स यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो सिद्धांत वहां पे लग रहा था वही सिद्धांत यहाँ पे भी है, वही प्रिंसिपल है, बिल्कुल सेम, बस अंतर ये है कि यहाँ पर क्या है आयनिक बॉन्ड है, ठीक, आई बात समझ में? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर पढ़ा था, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर पढ़ा था। कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एटम्स का रेशियो फिक्स होता है और मिक्सचर वो होता है जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर के 2 तरह के पढ़े थे, 2 टाइप पढ़े थे, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके 12th क्लास में है जिसमें आपको सस्पेंशन या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर, ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, और होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमें, चलिए होमोजीनियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो केवल एक बार जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, या होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन इसे लिखा है, अभी आपको समझना है क्यों लिखा हुआ है। देखिए होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेस सच दैट दे आर इन सेम फेज, यानी कि घुलने के बाद या मिक्स करने के बाद वो सेम फेज में होनी चाहिए एवरीवेयर, हर लोकेशन पर, ठीक। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब वो सेम फेज में होंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन मिक्स हुआ है और किस में मिक्स हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेम फेज कहते हैं। वेल जो मिला हुआ है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें मिला हुआ होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। इसके सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट बेसिकली आप 3 स्टेट में ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो भाई अंतर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर मिक्सचर जो है ऐसा है कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, यानी आप एक बालू लीजिए और उसमें थोड़ा नमक के पार्टिकल्स डाल दीजिए, तो ये मिक्सचर हुआ सॉलिड इनटू सॉलिड, ठीक है।
तो ऐसी हालत में हमको अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? या यूं कहें सॉलिड अगर लिक्विड मिल गया तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, या लिक्विड इनटू लिक्विड मिल गया तो लोग लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, या गैस गैस से मिल गया, या इनमें से कोई भी किसी में भी मिल सकता है। ठीक है, तो लिक्विड वाला केस आप कल क्लास में करेंगे, जो कि सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है, लेकिन उससे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसे निकालता है। कंसंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ यानी अमाउंट कितना है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो उसके लिए कुछ रिलेशन है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए देखिए हमारे पास हमने पहले बताया कि सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है। ऐसी हालत में जो कंसंट्रेशन जिस तरह डिफाइन करते हैं, हाँ स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर होता है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर चलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन और यू कैन से दैट स्ट्रेंथ, एक ही बात है। ठीक, अच्छा यहां पे वर्ड आया है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में हम बेसिक जानते हैं कि आप चीनी को पानी में घोल सकते हैं। जब चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी आप कुछ लेंगे, कुछ अमाउंट लेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला है, अगर सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, या मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज डिफाइन करने का तरीका ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम्स में ही अपॉन मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, आपके पास एक मिक्सचर में कितना सॉल्यूट है और टोटल मिक्सचर को डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आता है, इसलिए मास परसेंटेज को बोलते हैं। राइट, अब ये जरूरी है कि मास सॉल्यूट जो होगा वो किलोग्राम में नापा जाए, ग्राम में नापा जाए। क्या ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूट के बड़े कम ट्रेसेस नापे जाए? कम ट्रेसेस कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अधिकतर रेडिएटिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, जैसे आप BNC जानते हैं, बोरॉन नाइट्रेट कैप्चर या बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर, ये एक थेरेपी है जिसमें न्यूट्रॉन को कैप्चर किया जाता है। ये एक रेडिएटिव प्रोसेस है जिसमें किसी कैंसर के मरीज को न्यूट्रॉन की बमबार्डमेंट करके ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ही तो कितना कंसंट्रेशन देंगे हम, हमें नहीं पता ना, तो उसको लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, मोल्स को यूज करते हैं। तो पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा मोल्स क्या होता है, तो डिफाइन करते हैं। देखिए देखते हैं, तो है हमारा मोल्स। मोल क्या होता है, तो मोल की डेफिनेशन ये है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस particles which are as many as in numbers ये कह सकते हैं as many in numbers as the number of atoms in
12 grams ऑफ कार्बन 12। ठीक है, क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि मोल की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी चीज का अगर आप मोल निकाल रहे हैं, इसका मतलब है आप कंपैरिजन कर रहे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ एटम से, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए किसी भी एक मोल सब्सटेंस में। ठीक है, तो बता दो कितने मोल होते हैं? तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोल्स एंटिटीज होती हैं। एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, सो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो, लेट मी डू प्रॉपर्ली। So, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये कांस्टेंट नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.022, कुछ लोग 3 लिखते हैं, इंटू 10 की पावर 23। और चूंकि नंबर है ये, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी 23। ठीक है, और चूंकि ये नंबर है इसलिए यूनिट नहीं होगी। आपके पास कितने हाथ हैं? 2 ग्राम नहीं, 2 हाथ है, तो यूनिट नहीं होगी। करेक्ट? ओके, इतनी पसंद आ गई? चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम सीखेंगे सॉल्यूशन में अगर आपके पास सॉल्यूट के ट्रेसेस यानी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा तो हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम को ट्रीट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूट को ट्रीट करेंगे, और उसके बाद हम ट्रीट करेंगे गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो पहला है, और हम डिफाइन कर रहे हैं पहला क्या, when solvent is in liquid state। जब सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, यानी जिसके अंदर चीजों को मिला रहे हैं, अगर वो लिक्विड स्टेट में होगा तो हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, RITY है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है केमिकल एनालिटिक्स में। ठीक है, तो मोलैरिटी डिफाइन की जाती है इस प्रकार, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लिक्विड में सॉल्वेंट है, आपने उसमें चीनी या कुछ भी मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं, आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आपने मिलाया, तो जितने ट्रेसेस आपने मिलाए हैं, जितने ट्रेसेस आपने मिलाए हैं, उस ट्रेसेस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी हम आपको दे रहे हैं, जस्ट एक मिनट, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। अगर आप निकाल पाएंगे तो हम निकाल सकते हैं क्या, हम निकाल सकते हैं वहां पर मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब आते हैं मोल का फॉर्मूला। हमने मोल का डेफिनेशन लिखा था कि फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला अब कम आएगा तो लिख लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला कहता है, मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट टेकन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कुछ लोग मॉलिक्यूलर वेट भी लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास ही रख के चलते हैं। आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे पड़ता है। ठीक है, तो अमाउंट टेकन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, तो अमाउंट टेकन आपको दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि 12 ग्राम कार्बन है तो हमने एक दे दिया, और ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, आपको तरीका बताया गया है, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। आप पूरे एलिमेंट्स में प्लस करते चले जाएंगे, आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, आपको क्या पता लग जाएगा, मुझे पता लग जाएगा।
ठीक है। सो अगर हम इसको कह रहे हैं, मानिए अमाउंट टेकन को हम कुछ भी कह दें, n कह दें, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को अगर हम m कह दें, अमाउंट टेकन यानी कि जो आपको दिया जाएगा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास जिसको हम m कह रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोलैरिटी विल बी डिफाइंड एज n अपॉन m मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ध्यान रहे ये पर लीटर है, ये लीटर्स में होना चाहिए। अगर लीटर्स में नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 लीटर में, 1 ml में कितने लीटर्स, 1 लीटर में कितने आपके 1 ml में कितने लीटर्स, तो 1/1000। 1 लीटर में 1 मिलीलीटर में कितने लीटर्स, तो 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखेंगे, ऑफ कोर्स ये लीटर्स में होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो n अपॉन m, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो 1/, हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, और अगर ये लीटर में वॉल्यूम आपका ml में दिया गया है तो आप 1000 लिखेंगे। अगर ये ml में है तो आप 1000 लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अगर लीटर में है तो नो नीड टू राइट 1000। क्लियर? ठीक है, तो 1 ml में 1/1000 लीटर्स होते हैं, इसलिए इसका यूज किया गया है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। ये तब है जब वॉल्यूम लीटर में दिया गया होगा, ये तब है जब वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी तब लगता है जब सॉल्वेंट किस में हो, सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड फॉर्म में हुआ तो मोलैलिटी लगता है। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन की जाती है, ये डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स, ये तो फिक्स है, ऑफ सॉल्यूट यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। वहां पे किसमें था, पर लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें था, लीटर में, यहाँ पे किसमें है, किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। आप पर केजी सॉल्वेंट बोल सकते हैं या अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से बोल सकते हैं, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब गैस में पढ़ लेते हैं। अगर आप गैसेस को मिक्स करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई डिब्बा है, ठीक है, उसमें आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ऑक्सीजन भी भरा हुआ है, से मीथेन भी भरा हुआ है। ठीक है, और जब आप इसको हीटअप करेंगे, इसको आप हीटअप कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर हैमर करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे, एक डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उस हालत में हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसमें कितने मोल्स ऑफ कोई गैस है। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर मैं अब इन गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड नाम ना देकर के मैं डिफाइन कर रहा हूँ इनको गैस ए, गैस बी, गैस सी एंड गैस डी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अमाउंट हमें पता होगा कि भाई इसमें कितनी लीटर गैस है या कितने किलोग्राम गैस है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा। अच्छा, लीटर को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेल उसके लिए हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन क्या है, लीटर मतलब कि वॉल्यूम हो गया और किलोग्राम यानी कि क्या, मास हो गया। तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कांस्टेंट इज होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट इज होगा तो मास इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट इज होने वाला है उसको बोलते हैं क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे, तो और यही आप फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो कहीं पर भी हो या फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये यही सा है। करेक्ट? ओके,
सो हमने, हाँ, हमें यहाँ पर जब गैसेस आपको दी जाएंगी मिक्सचर फॉर्म में, जैसे ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और अगर कुछ और ट्रेसेस मिक्स हो गया तो हानिकारक तो है, बट मान ली कोई इंसान या कोई जानवर कोई भी है अगर मर गया तो उसके अंदर जो ट्रेसेस होंगे गैसेस के, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या डिफाइन करते हैं? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, अच्छा, मोलैलिटी का सिंबल होता है m, ठीक है, और मोलैरिटी का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल M। प्लीज नोट डाउन, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m होता है, मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है। ओके, अच्छा, सो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? इसको लिखते हैं काई, इसको काई पढ़ते हैं, और मोल फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए मुझे ए का निकालना है तो वो है ए। तो ये डिफाइंड हुआ क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, इसमें हमको गैस वॉल्यूम पता हो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, डेंसिटी को मास मोल वॉल्यूम, करेक्ट? तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हैं, अमाउंट टेकन बाय मॉलिक्यूलर वेट भैया, अपॉन अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे उसमें कितने हैं, तो हमारे पास क्योंकि 4 गैसेस हैं तो Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, where Na, Nb, Nc and Nd are number of moles of gas A, gas B, gas C, gas D respectively। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है? ओके, आखिरी टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ए है, वो सब्सटेंस बी के साथ कंबाइन करता है और आपको सब्सटेंस सी देता है। वेल, इसको पढ़ते हैं गिव्स यू A प्लस बी या A कंबाइंस विद बी गिव्स यू अ कंपाउंड सी। ओके, तो जो गिव्स यू के राइट हैंड साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट साइड लिखा होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट में 2 पार्ट ए और बी, ठीक है? अब ये देखना है किसके ऊपर कौन रिएक्ट कर रहा है। ये कैसे देखेंगे? तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है? और जिसका अमाउंट कम होता है जिससे हम रिएक्शन कराते हैं उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज, सबस्ट्रेट जाहिर सी बात ज्यादा अमाउंट में होगा, और अटैकिंग रिएजेंट क्योंकि वो अटैक करने वाला है वो कम अमाउंट में होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा अमाउंट में होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है? रिमेंबर दैट रिएक्शन होने के लिए उसको जगह चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए कम से कम थोड़ी जगह चाहिए, तभी तो वॉल्यूम के थ्रू आउट द वॉल्यूम ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है? ओके, सो आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट लिया, आपने अटैकिंग रिएजेंट लिया, इसको रिएजेंट भी बोलते हैं। अब आपने रिएक्शन कराई, तो मान लीजिए कि ये 120 ग्राम था, फॉर एग्जांपल ये कितना था, 120 ग्राम था, और ये कितना है, ये मान लेते कि ये 50 ग्राम से ओनली। अब रिएक्शन शुरू हुई तो एक समय आएगा कि 50 ग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा इसके मुकाबले। अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो उस हालत में जब रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उस हालत में ये केमिकल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती, और ये केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ नहीं सकती, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है या ये जो सब्सटेंस है, ये जो रिएजेंट है जो कम अमाउंट में है, फिर क्या नाम है, रिएजेंट जो कि कम अमाउंट में है, जो कि रिएक्शन की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है?
आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो अगले लेक्चर में। तब तक देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।